वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड नून क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करेंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 1 मार्च के करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट जेआरएफ, सीडीएस और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और हमारे सेशन को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला चीज़, तो पहले मैं बता दूं जो अभी करंट में न्यूज़ चल रही है जिसको लेकर सभी काफ़ी जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं कि टाइम टू टाइम उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम कहीं और नहीं जाते, हम रशिया और यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसकी ही बात करते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, मैं अभी लगभग 2 बजे सेशन ले रही हूँ और लगभग 2 बजे सेशन ले रही हूँ। तो अभी तक की जो न्यूज़ेज़ आई हैं उसके तहत जो अभी की न्यूज़ आ रही है ठीक आधे एक घंटे पहले की, उसके तहत जो है रशिया ने यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब का यूज़ किया है। ठीक है, वैक्यूम बॉम्ब का यूज़ किया है जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ठीक है, इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है क्या, यानी कि वैक्यूम बॉम्ब है क्या जिसका रशिया ने यूक्रेन पर जिसके तहत हमला किया है, उसकी राजधानी कीव पर हमला किया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे हम फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी कि MOAB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, ये है हमारे USA के पास, यानी कि हमारे अमेरिका के पास है। और वहीं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जो है रशिया के पास है। ठीक है, अगर हम इस बॉम्ब के बारे में बात करें कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा बॉम्ब होता है जो अगर आप इसको कहीं पे भी मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं पे एक्सप्लोजन करने के लिए फेंकते हो, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर इस्तेमाल किया है, तो ये वहाँ के जो आसपास के एटमॉस्फेयर की, जैसे समझ लीजिए अगर मैं मानूं कि ये कोई एरिया है जहाँ पे अटैक किया जा रहा है, तो अगर ये इस एरिया में बॉम्ब फेंका गया तो इस एरिया के आसपास यानी लगभग 300 मीटर के रेडियस की 300 मीटर के रेडियस की जो भी ऑक्सीजन होगी उसे ये बॉम्ब जो है पहले एब्जॉर्व कर लेगा, यानी शक कर लेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेगा। और एब्जॉर्व करने के बाद ये जब फटेगा तो जो उस रेडियस के आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी, जो कि आप खुद समझ सकते हो, जब उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लिया उसके बाद जब वो फटा तो उसकी जो एक्सप्लोजन की क्षमता होगी वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी बजाय कि उसके प्रीवियस टाइमिंग के। तो जब वो एक्सप्लोज करेगा तो उसके आसपास के रेडियस की जितनी भी चीज़ें होंगी वो वेपोरेट हो जाएंगी, यानी कि वो वाष्पीकृत हो जाएंगी, वेपोरेट हो जाएंगी। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे अगर आप गर्म तावा कोई गैस पे रखा है, अगर आप रखते हो उस पर अगर आप एक पानी की बूंद डालो तो वो तुरंत वेपोराइज हो जाती है और पता भी नहीं चलता, वो ठीक भाप में बन के उड़ जाती है। तो ठीक ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे होगी। जैसे ही ये बॉम्ब फटेगा वैसे ही इसके आसपास के जो ह्यूमन बॉडीज़ होंगी या फिर वो जो भी चीज़ें होंगी वो तुरंत ही वेपोराइज हो जाएंगी, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। और वो सारी चीज़ें मतलब समझ लीजिए आप बॉडी एकदम से गायब हो जाएगी कि उसकी आपको समझ लीजिए आप राख मिलेगी आपको एट द एंड, जो सिचुएशन बनती है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी वैक्यूम बॉम्ब से। तो वैक्यूम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट यही है जिसका इस्तेमाल अभी करंट में, अभी जो हम 2 बजे का सेशन ले रहे हैं, 2 बजे हम सेशन ले रहे हैं, तो ठीक थोड़ी देर पहले ही, लगभग आधे 1 घंटे पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर इसके तहत हमला किया है, जिसको लेकर काफ़ी न्यूज़ मीडिया चैनल में काफ़ी हलचल मची हुई है और काफ़ी सारी न्यूज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप गूगल पर देखना चाहें तो क्या सिचुएशन हुई है। बाकी ये जो करंट न्यूज़ है वो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये यूज़ कहाँ किया गया है तो मैं बता दूं, ये जो यूक्रेन का ये जो खैरोव का ये जो एरिया करके है जहाँ पे मैं ये डोनेट कर रही हूँ, यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है
अब मैं बात करती हूँ कि इसके पहले की क्या सिचुएशन, क्योंकि कल हमने जब सेशन लिया था तब से अभी तक यूक्रेन और रशिया वार में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज देखने को मिला है। तो अगर हम अभी की बात करें कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो तो मैंने आपको बता दी, उसके पहले की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दिन है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अभी क्या चीज़ें सामने आई हैं उसके तहत हम देख सकते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में फर्स्ट डायलॉग सामने आया, यानी कि फर्स्ट वार्ता हुई है यूक्रेन और रशिया के जो मतलब ऑब्वियसली वहाँ के प्रेसिडेंट यानी पुतिन और जेलेंस्की ने बात नहीं की है, बट उनके जो सलाहकार हैं उन लोगों के बीच में डायलॉग वार्ता हुई है जो लगभग 5 घंटे की चली थी। कल की न्यूज़ है, लगभग 5 घंटे की चली थी। इस डायलॉग का कोई भी कंक्लूजन निकल के सामने, यानी 5 घंटे बाद भी कोई ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिला कि जिसके तहत ऐसा सामने आ सके कि हमें आने वाले टाइम में ये वॉर ख़त्म होते दिखे, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। बट हाँ, उसके बाद जो है जेलेंस्की ने यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं और पुतिन ने रशिया के जो हैं, दोनों ने अलग अलग लगभग 1.5 घंटे इमैनुअल मैक्रोन यानी कि जो फ्रांस के हमारे सुप्रीम लीडर हैं उनसे बात की लगभग 1.5 घंटे की, जिसके तहत रशिया ने 3 जो है मांगे रखी हैं कि अगर हम तभी वॉर बंद करेंगे जब हमारी 3 मांगे पूरी की जाएं। तो हम उन 3 मांगों पे बात करते हैं, यानी 3 जो शर्तें रखी हैं रशिया ने, वो क्या क्या रखी हैं। तो अगर हम शर्तों की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो पहली शर्त है वो ये है कि जो क्रीमिया है, क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यानी कि क्रीमिया जिस पे जो यूक्रेन की बॉडी रही है, यूक्रेन के अंडर में रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही, उसके बाद की बात है, पर 2014 में उस पर रशिया ने आक्रमण किया था और क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था, जिसके बाद ही जो G8 कंट्रीज़ थी जिसमें से रशिया पे सैंक्शन लगाते हुए उसको G8 से हटा दिया गया, जो G7 में कन्वर्ट हो गया था रशिया के निकलने के बाद। तो उसी को लेकर रशिया ने कहा है कि क्रीमिया पर रूस की जो संप्रभुता है उसको मान्यता दी जाए। अगर हम दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त की बात है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, यानी कि यूक्रेन में कोई भी आने वाले वक्त में यूक्रेन कोई भी सेना नहीं रख सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, उसकी सारी सेनाओं को हटाया जाए। ठीक ऐसी ही कंडीशन अगर आप ध्यान दें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की कंडीशन ख़राब हुई थी, जब हिटलर के बाद, तो जर्मनी पर भी ऐसी कई सारी सैंक्शंस थोपे गए थे। जब भी कोई देश जीतता है और जो देश हारता है तो उसके ऊपर ऐसी सैंक्शंस यानी कि ऐसी शर्तें थोपी जाती हैं जिससे उसकी संप्रभुता भी आहत हो और वो बुरी तरह से हार का सामना उसको करना पड़े, वहाँ के लोगों को बुरी कंडीशंस को देखना पड़े, तो वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो यहाँ पर उसने दूसरी शर्त रखी कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण, यानी यूक्रेन से सारी जो सेनाएं उनको हटाया जाए। तीसरी चीज़, यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति को बरकरार रखे, यानी कि यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे, यानी कि यूक्रेन आने वाले समय में ना नाटो के अंडर में जा पाए, यानी कि नाटो जो 30 देशों का सदस्य है जिसमें USA जिसके तहत लोगों की मदद करता है, तो नाटो जो जिसका संगठन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ना नाटो में मिल पाए ना यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन मिल पाए। ये तीनों शर्तें रशिया ने फ्रांस के जो सुप्रीम लीडर यानी इमैनुअल मैक्रोन के सामने रखी, जिसके ये सब ट्वीट्स के तहत ये सारी जो मैं न्यूज़ आपको बता रही हूँ ये सब काफ़ी सारे ट्वीट्स हैं, कई सारे अलग अलग पेपर्स हैं, अलग सारे न्यूज़ चैनल हैं जिसमें से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके तहत मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इन 3 शर्तों के बाद अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने क्या किया, तो यूक्रेन ने इमीडिएटली EU के साथ मिलने पर हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन मिलने के लिए उसके तहत जो भी एग्रीमेंट होता है उस पर जेलेंस्की ने, ऐसी फ़ोटोज़ भी सामने आई हैं जिसके तहत जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से मिलने के लिए जो भी एग्रीमेंट होता है उस पर साइन कर दिया है। ठीक है, तो इस सब जो फर्स्ट डायलॉग का क्योंकि कोई परिणाम निकला, तो उसके बाद जो है ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो है सेकंड डायलॉग भी आने वाले वक्त में होगा। अगर हम बात करें तो ये दोनों डायलॉग्स कहाँ हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये यूक्रेन है हमारा, ये बेलारूस है। बेलारूस का जो
ये एरिया है, यानी जहाँ से यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर लगता है, ये इस एरिया पर इसका फर्स्ट डायलॉग हुआ है। बट जो सेकंड डायलॉग की बात की जा रही है वो यहाँ पे बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोलैंड है। तो जो सीमा बेलारूस की पोलैंड और इससे लगती है यूक्रेन से, वहाँ पे सेकंड डायलॉग की बात की जा रही है कि आने वाले समय में सेकंड डायलॉग देखा जा सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि चूँकि रशिया यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का यूज़ कर चुका है, तो यहाँ पे रशिया ने ये भी धमकी दी है कई देशों को जो यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। जैसे फ्रांस ने क्या बोलते हैं, फ्रांस ने जर्मनी ने, ये सब देशों ने जो है यूक्रेन की सहायता, वेपन्स की सहायता करने के लिए कदम उठाया। ये कहा है कि हम उन्हें वेपन्स देंगे और प्रोवाइड भी कराया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मेडिकल और फूड एड की बात की है, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया मेडिकल संबंधी चीज़ें देगा और फूड संबंधी चीज़ें देगा, जिससे वहाँ के लोगों का रहन सहन बेहतर हो सके और वहाँ के लोगों को सुरक्षा मिल सके और उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए। बट यहाँ पे रशिया ने ये भी कहा है कि जो देश यूक्रेन की वेपन्स को लेके सहायता कर रहे हैं उन पर भी आने वाले टाइम में वो आक्रमण कर सकता है, यानी उनके साथ भी कुछ ना कुछ वो कर सकता है। तो उसको लेके भी पुतिन ने धमकी दी है। ठीक है, तो ये रही अभी तक की न्यूज़ कि अभी तक क्या क्या देखने को मिला है यूक्रेन और रशिया के बारे में। बाकी हम चलते हैं आज के हमारे सेशन के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध में नष्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान यह किस देश का है। तो रूस यूक्रेन जो वॉर कंटिन्यू चल ही रहा है, तो उसका जो विमान है, जो सबसे बड़ा देश का, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा विमान कहा जाता है, वो यूक्रेन का है। अगर हम उसके नाम की बात करें तो इसका नाम है AN-225। ठीक है, ये सबसे लंबा कार्गो प्लेन है, मालवाहक प्लेन है, यानी कि ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो AN-225 नाम है, अगर हम यूक्रेन में बात करें तो यूक्रेन में इसे म्रिया नाम से भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है। म्रिया एक यूक्रेनियन वर्ड है, यानी यूक्रेन भाषा का वर्ड है। अगर हम उसकी हिंदी मीनिंग यानी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है ड्रीम्स, यानी कि सपने। ठीक है, तो म्रिया नाम से ये जो है यूक्रेन का एक विमान है, पोतवाहक विमान है, कार्गो प्लेन है, जिसमें खराबी आ गई है, जो कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, जिसके तहत ये भी बात की जा रही है कि अगर इसको हम रीडेवलप करते हैं, यानी कि इसको हम सही करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग 5 साल की टेन्योर लग सकता है, यानी लगभग 5 साल लग सकता है उसको पुनः सही करने में। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये लगभग 84 मीटर की है। ठीक है, लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर होता है तो 1 किलोमीटर का लगभग 1/10 पार्ट, यानी कि जो 100 मीटर की दौड़ होती है, आप उससे भी ज़्यादा उतने ही लगभग ये बड़ा, लगभग 100 मीटर की दौड़ जितनी एरिया में होती है उतना बड़ा ये प्लेन है। ये जो है 250 टन लगभग सामान कैरी कर सकता है। ये 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, कितने, 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये है ये प्लेन, जिसका नाम रिया है, AN-225। अगर हम बात करें तो क्या ये यूक्रेन का था? नहीं, ये 1988 में इसका डेवलपमेंट किया गया था, जब USSR होता था। USSR में आप जानते 15 देश आते थे, जिसमें यूक्रेन भी आता था। तो ये USSR जब होता था तब 1988 में डेवलप किया गया था, जो करेंट सिचुएशन में यूक्रेन के पास था। अगर हम इस प्लेन की और बात करें तो ये प्लेन इतना बड़ा कि आप समझ सकते हैं कि एक जो प्लेन होती है नॉर्मली, उसके जो आगे एक पहिया लगा होता है, पीछे 2 पहिए लगे होते हैं, बट इस प्लेन में 2 पहिए ही नहीं, लगभग 10 से ज़्यादा पहिए लगे हैं। तो ये कितना बड़ा प्लेन हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन पर अटैक हुआ है, मतलब अटैक के दौरान ये क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर हमने बात की। ठीक है, ये आप प्लेन देख सकते हैं, ये देखिए इसके पहिए, कि यहाँ पे एक पहिया नहीं, यहाँ पे कई पहिए लगे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर अलग अलग जगह से ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। जो यूक्रेन से जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है AN-225 म्रिया, ड्रीम इन यूक्रेन, जिसका नाम है, जिसका मतलब है ड्रीम इन यूक्रेन, यूक्रेनियन भाषा में ड्रीम बोलते हैं। रसिया में हैव डिस्ट्रॉयड अवर म्रिया, मतलब रसिया हमारा जो है म्रिया को डिस्ट्रॉयड कर सकता है, बट वो हमारे ड्रीम जो हमारे
हैं, यानी हमारे जो सपने हैं स्ट्रॉन्ग बनने के, उसको तहस नहस नहीं कर सकता है। हमारा जो देश है वो फ्री है, यानी स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक यूरोपियन स्टेट है, यानी लोकतंत्रवादी यूरोपियन स्टेट है, और हम लोग वैसे ही रहेंगे। जो हमारे उम्मीदें हैं, जो हमारे सपने हैं, उसको वो तोड़ सकता है बट हमारे देश को नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो उसको लेकर भी ट्वीट्स सामने आए हैं जिसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ये था अभी तक की हमारी न्यूज़। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम यूक्रेन और रशिया वार से थोड़ा अलग शायद में भी अगर टॉपिक हो तो उस पर बात करेंगे, नहीं ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी IS, ठीक है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है, पर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने धमकी दी है? तो ये रशिया ने दी है। ISS को लेकर धमकी दी है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि रशिया की वजह से USA ने कई सारे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, चाहे वो विभिन्न देशों के साथ संबंधों की बात हो, UN में प्रतिबंध हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिबंध हो, या फिर स्पेस सैंक्शन की बात करें, यानी कि अंतरिक्ष में भी उस पर सैंक्शन लगाने की बात USA ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये हमें रिजल्ट देखने को मिला कि रशिया ने ये कहा कि अगर USA सेम सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट करता रहा, यानी हमारे खिलाफ ऐसे ही बोलता रहा, तो हम जो ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको मतलब कुछ देश हैं जिनके ऊपर मैं गिरा सकता हूँ, किस पर? USA, यूरोप पर, ठीक है, इंडिया पर, चाइना पर। ठीक है, इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर ISS को गिराया जा सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम ISS की बात करें तो इसकी लगभग ये 500 टन हैवी है, लगभग 3 BHK रूम जैसा है ये। लगभग इसकी वेट जो है 500 टन है। तो रशिया ने धमकी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा सिचुएशन, USA ऐसे ही कमेंट्स पास करता रहा या फिर ऐसे ही चीज़ें करता रहा, तो हम ISS को गिरा सकते हैं। अब मैं बता दूं कि ISS की अगर हम बात करें तो ISS को सिर्फ इन्हीं जगह गिराने की क्यों बात की गई है? क्योंकि जो ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जब वो मूव करता है, यानी जब वो पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो वो इक्वेटोरियल रीजन में काटता है, यानी जो भूमध्य रेखा है हमारी, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है। तो उस एरिया में जो देश आते हैं वो USA, यूरोप, इंडिया, चाइना, ये सारे देश ही आते हैं। रशिया तो उस एरिया में आता भी नहीं है, जिसकी वजह से उसने ये धमकी दी है। अगर हम ISS की बात करें तो ISS के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो हमसे पूछा जाता है। अगर ISS की हम बात करें तो ISS कब डेवलप किया गया था? तो ये 20 नवंबर 1998 में डेवलप किया गया था। 20 नवंबर 1998 में डेवलप किया गया था। इसे 5 देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा, नासा, ठीक है, नासा जो हमारे USA की है, रॉसकॉसमॉस, ठीक है, जो रशिया की है, जाक्सा जो जापान की है, CSA कनाडा की है, कनाडा स्पेस एजेंसी, और ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो यूरोप की है। तो इन 5 देशों की स्पेस एजेंसी को मिलाकर इन 5 देशों ने एक साथ काम करके 1998 में ISS का निर्माण किया था, जो 3 BHK रूम के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें तो 2031 तक इसके ख़राब होने के चांसेस हैं, मतलब ये कि 2031 तक ही ये काम करेगा। क्योंकि हर से जैसे कोई भी सैटेलाइट भेजी जाती है या फिर कोई भी चीज़ भेजी जाती है तो उसका एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है कि वो इतने टाइम तक काम करेगा। तो जो ISS का टेन्योर है वो 2031 तक है। 2031 के बाद ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास यही न्यूज़ सामने आई है। तो आप अगर आपको ISS के बारे में और जानकारी एकत्रित करनी है तो आप उसके लेकर गूगल भी कर सकते हैं, बट जितनी जानकारी मैंने बताई है उतनी आपके एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट है। क्योंकि उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम से पूछा जाता है, चाहे वो आपके वनडे एग्ज़ाम हो चाहे वो UPSC। हम जो यूक्रेन और रशिया को लेकर काफ़ी टाइम से जो ये विवाद चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उसको लेकर हम डेली न्यूज़ इसलिए भी कवर अप करते हैं क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि आप डेली उसको रिलेटेड क्यों क्वेश्चन, क्या ये पूछा जाएगा? तो आपसे फैक्चुअल हो सकता है, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए कि उसके आसपास के देश क्या हैं, ब्लैक सी के आसपास के देश क्या हैं, वहीं कैस्पियन सी के आसपास के देश क्या हैं। अगर मैप रिलेटेड आप वनडे एग्जाम्स में जाते हो तो वो सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से रिलेटेड वो सब पूछ सकता है। बट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का मेंस देने जाते हो, चाहे वो IAS का मेंस हो, UPSC के किसी भी एग्ज़ाम्स का मेंस हो, आपके PCS का किसी भी स्टेट के PCS का मेंस हो, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में
ये जैसे अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनने वाली है। तो करंट से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अपने नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने एक चीज़ स्किप कर दी कि जो आईएसएस को लेकर जब सैंक्शंस की बात जब अमेरिका ने की, तो उसके बाद लगातार रशिया के द्वारा ट्वीट किया गया, ये आप देख सकते हैं, ट्वीट 1 ट्वीट 2 लगातार ट्वीट किया गया, जिसके तहत उसको धमकी दी गई कि आईएसएस को गिराने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट 3 ट्वीट 4 ट्वीट 5 ट्वीट 6, ये सब हम ट्विटर से लेकर आए हैं। यहाँ पे कई सारे ट्वीट किए गए जिसके तहत जिसके बाद रिज़ल्ट ये देखने को मिला कि यूएसए ने ये कहा कि हम रशिया के साथ जो है स्पेस सेक्टर में कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ अपने रिलेशन पहले जैसे ही कायम रखेंगे, यानी पहले जैसे ही काम करेंगे, जिसका परिणाम ये देखने को मिला है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखने का विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ये मकड़ी की नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहता के नाम पर रखा गया है। अगर हम नरसिंह मेहता की बात करें तो ये गुजरात के भक्त कवि थे, ठीक है। गुजरात के भक्त कवि थे जिनका जन्म 1410 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1480 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये नरसिंह मेहता कौन है, बट मैं अगर आपको बता दूं तो आई थिंक डेफिनेटली आधे से ज़्यादा लोग ये बात जान जाएंगे कि ये कौन है। जो एक फेमस भजन है, आपने सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने ना। ये जो काफ़ी फेमस भजन है जो महात्मा गांधी हमेशा गाते थे। तो ये जो भजन है ये नरसिंह मेहता द्वारा ही लिखा गया था। तो आई होप आधे ज़्यादा लोग इसमें समझ गए होंगे कि वो कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये 1410 से 1480 ईस्वी के टाइम के पीरियड में रहे हैं। ये गुजरात के भक्त कवि थे 15वीं शताब्दी में, और इन्होंने लगभग 750 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं, जिसको गुजराती में पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैड कहा जाता है गुजराती में, जिसे इन्होंने लगभग 750 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो अभी ये चीज़ विवाद में क्यों है, इनको लेकर विवाद सामने आ रहा है कि एक मकड़ी का नाम जो खोजी गई है गुजरात में, उसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि जो जानवर नए खोजे जाते हैं, चाहे वो मकड़ी हो या फिर कोई मेढक हो, कुछ भी हो, तो उनका नाम फेमस लोगों के नाम पर रख दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कारगिल युद्ध के जो नायक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, 2016 में एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। वहीं भगवान जगन्नाथ के नाम पर भी एक मकड़ी प्रजाति का नाम रखा जा चुका है। अमेरिका में कुछ प्रजातियों का नाम उन लोगों के नाम पर रखा गया जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो ऐसे कई श्रीलंका के शोधकर्ताओं ने मकड़ी की एक प्रजाति का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होता है, बट हाँ, चूँकि कुछ ना कुछ चीज़ें विवाद में आती रहती हैं तो उसको लेकर ये विवाद में आए। बाकी आप नरसिंह मेहता के बारे में जान सकते हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर का एक थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है वैसे कि ये भजन किसने लिखा था। बट हाँ, कभी कभी आपको, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम्स लो लेवल के देते हो, जैसे ग्रुप सी या डी के, तो उसमें आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ, ये जो महात्मा गांधी भजन गाते थे वो किसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, चूँकि हमने मकड़ी की बात की तो हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। जो आप पढ़ते होंगे, इससे रिलेटेड जो हमारा एक वो पैटर्न होता है वो पूछा जाता है कि किसके बाद क्या आता है, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, जो हमारा ये एक सीक्वेंस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, खासकर वनडे एग्जाम्स में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को अडानी पावर का हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है? तो ये गुजरात सरकार ने अडानी पावर को हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है। अब मैं बताऊं कि ये बात, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या था, 2008 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था, एमओयू साइन किया गया था बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और अडानी पावर के बीच में,
ठीक है, अडानी पावर के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, यानी राजस्थान सरकार के बीच में, नहीं सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और अडानी पावर के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था 2018 में, जिसके तहत हर साल अडानी पावर को 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करना था, जिसके तहत अडानी पावर ने 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने के लिए कोल आधारित पावर प्रोजेक्ट लगाया था। कहाँ पर? ये लगाया गया था 12 डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, जिसके तहत 1200 मेगावाट की बिजली हर साल उत्पन्न करना था अडानी पावर को। और उसमें ये था कि जो कोल का प्रोडक्शन, कोल का जो मतलब यानी कोयला का जो कोयला उपलब्ध कराया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, क्योंकि उस समय तक क्या था कि जो हमारा कोयला का प्रोडक्शन था वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। ठीक है, बट 2013 में क्या हुआ कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सूची से हटाकर राज्य सूची में डाल दिया गया कोयले का अंतरण, जिसके तहत ये जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के पास आ गई। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि राजस्थान सरकार कोयला उपलब्ध कराती थी अडानी पावर को और वो बिजली उत्पन्न करता था। बट 2013 के बाद जब ये राज्य सरकार की सूची में आ गया तो आपूर्ति जो कोयला की आपूर्ति होती थी, जिसके तहत अडानी पावर को बिजली का प्रोडक्शन करना था, वो आपूर्ति बाधित हुई, जिसके तहत अडानी पावर ने क्या किया कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 5,000 करोड़ की लागत से, चूँकि गवर्नमेंट ने उसको कोयला उपलब्ध नहीं कराया तो उसने एक प्राइवेट कंपनी से 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से कोयले का मतलब कोयला को मंगाया और उससे जो है बिजली का प्रोडक्शन किया। तो जिसके तहत उसने राजस्थान गवर्नमेंट से ये मांग की कि जितना हमारा एक्स्ट्रा जो पैसा खर्चा हुआ है, जिसके तहत आपको कोयला उपलब्ध कराना था बट आप कोयला नहीं उपलब्ध करा पाए, जिसके तहत हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा, तो वो जो एक खामियाजा है वो राजस्थान सरकार अडानी पावर को दे, यानी कि जो भी पैसे का जो भी कमी आई है उसको ब्याज सहित उसे वापस करे। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय अभी दिया है कि जो है अडानी पावर ने अपने जो एमओयू साइन हुआ था उसके तहत अडानी पावर ने अपने जो है प्रोमिसेस पूरे किए, यानी कि वो हर साल 1200 मेगावोल्ट की बिजली उत्पन्न करता रहा। लेकिन जो राजस्थान सरकार थी उसने अपने एमओयू को पूरा नहीं किया, यानी उसने कोयले का अंतरण नहीं किया, कोयला उपलब्ध नहीं कराया, जिसके तहत जो है 9% ब्याज की दर से लगभग 348.63 करोड़ रुपए का भुगतान राजस्थान सरकार अडानी पावर को करेगी। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि अडानी पावर के ही पक्ष में जो है स्टेटमेंट दिया है, यानी कि रिजल्ट दिया है कि हाँ अडानी पावर ने सही किया है। यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या सिचुएशन हुई है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। ठीक है, HUL ने हाल ही में किसे अपने गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो HUL ने नितिन पराजपे को अपने गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको वन लाइनर बता रही हूँ, जिससे आपको नोट तो ज़रूर करना है, इसके बारे में नोट्स तो ज़रूर बनाइए। ठीक है, और प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है यूएससीसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, यूएससीसी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में तो इंडिया जो है 43rd रैंक पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया 43rd रैंक पर है। अगर हम यूएससीसी की बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका फुल फॉर्म है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम बात करें तो इसमें अगर हम अभी की बात करें जो हमारा सूचकांक आया 2021 का, उसमें टॉप 5 जो रैंकर्स हैं उसमें यूएसए है। ठीक है, यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी है, फिर स्वीडन है और फिर हमारा फ्रांस है। ठीक है, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। ठीक, ये 5 टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो है इंडेक्स लॉन्च करता है, जिसमें 43rd रैंक पर इंडिया है।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ओम्बुड्समैन ऐप लॉन्च किया है, यानी लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है, लोकपाल ऐप। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अगर हम लोकपाल ऐप की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो शिकायतों की जांच करना है, यानी जो भी शिकायतें आती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, जो भी इम्प्लीमेंट नीतियां होती हैं उसके तहत जो भी शिकायतें आती हैं उसकी जाँच करेगा ये लोकपाल ऐप जो है। महात्मा गांधी नरेगा मतलब जो MG नरेगा है उसके तहत जो भी उस काम को लेकर शिकायतें आती हैं, जो भी MG नरेगा काम करता है उसको लेके, अगर हम MG नरेगा की बात करें, महात्मा गांधी नरेगा की बात करें, तो ये जो है 2005 में इसे नरेगा एक्ट के तहत लाया गया था। नरेगा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसके तहत नरेगा लाया गया था, जिसे बाद में महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, MG नरेगा के नाम से प्रोनाउंसिएट किया गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये देवायतम जो हमारी मंदिर वास्तुकला है उस पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगर हम देवायतम की बात करें, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी जो है वहाँ पर है। देवायतम नाम से इसे प्रमोट करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला, स्थापत्य, इन सब पर विचार विमर्श करना और इन्हें प्रमोट करना। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप उसके बारे में देख सकते हैं देवायतम एक्चुअली है क्या। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्डियन का कौन सा संपन्न हुआ है, कौन सा सत्र संपन्न हुआ है? तो ये तीसरा सत्र संपन्न हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे पीसीएस लेवल तक के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा धर्म गार्डियन है, धर्मा गार्डियन, ये हर साल जो है होता है भारत और जापान के बीच में। इसका तीसरा संस्करण अभी लॉन्च हुआ है, संपन्न हुआ है। धर्मा गार्डियन ये आपको याद रखना है, जापान के साथ होता है, और जापान के साथ जो और भी एक्सरसाइज होती हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण जीता है? तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता है। मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता है। अगर मीराबाई चानू की हम बात करें तो इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हमारा हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2022, उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता था, यानी रजत पदक जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, और अभी जो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में नए MSME प्रौद्योगिकी केंद्र को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नए MSME प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि न्यू MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को स्थापित करने की बात की गई। सिंधुदुर्ग कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सिंधुदुर्ग कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थापित करने की बात की गई है। अगर हम MSME की डिफिनीशन की बात करें तो MSME में जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस आती हैं, तो माइक्रो जो इंटरप्राइजेस होती हैं यानी कि माइक्रो यूनिट जो हैं उनमें उनका जो पेड अप कैपिटल जो लेस देन 25 लाख से कम होना चाहिए और 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं इसकी आप लिमिट देख सकते हैं, जिसे चेंज किया गया था 2020 या 21 के बजट में चेंज किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर MSME से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें, ये दिल्ली में ही क्यों स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में लगभग जो अगर हम देखें तो पर ईयर यानी कि हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है, जिसका बेहतर तरीके से निपटान नहीं किया जाता, यानी बिल्कुल निपटान नहीं किया जाता है। तो ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रीयूज़ करने के लिए या फिर उसको इसका बेहतर तरीके से निपटान करने के लिए, जिससे इन्वायरमेंट पे ख़राब इफ़ेक्ट ना पड़े और हमारी जलवायु भी बेहतर हो, तो उसको लेकर इको पार्क को स्थापित करने की बात की गई है। जो फर्स्ट जो हमारा भारत का इको पार्क होगा, ई कचरा इको पार्क, जो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।
तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 फरवरी को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई 26 फरवरी को। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर की प्रैक्टिस बहुत होती है। तो जब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कई जैसे अलग अलग, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, ये सब चीज़ों का सीक्वेंस दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इन सब का ईयर वाइज सीक्वेंस क्या था, जैसे 1 2 3 4 2 3 4 1 ऐसे करके। तो आपको इन सब के ईयर्स पता होने चाहिए एग्जैक्टली कि वो कब इस्टेब्लिश किए गए थे। जैसे आर्य समाज की हम अभी बात कर रहे हैं तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस तरह आपको और भी जो भी संगठन हैं और भी जितने भी जब आप उसमें आर्ट एंड कल्चर में या फिर आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो जो पुनर्जागरण के टाइम की चीज़ें, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं कि आपको चीज़ों के बारे में एज अ ईयर पता होना चाहिए। आई नो थोड़ा ईयर याद करना डिफ़िकल्ट होता है, बट आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको रटने पे नहीं जाना है। आप अगर ध्यान दे के चीज़ें पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल सिराज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। जो भी नई अपडेट्स होंगी उसको हम करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अब से सेशन होगा वो हमारा सुबह ही अपलोड हो जाएगा, यानी कि आपको ये जो अभी हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो आपको दोपहर या फिर शाम तक मिलती हैं, प्रोवाइड होती थी, वो अब हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे एक्चुअली होने ही वाला है परसों से। आई थिंक कि ये जो है ये सेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगा, जिससे आपको जो भी अपडेट्स रहें, जो भी न्यू अपडेट्स आएँ या फिर न्यू न्यूज़ेस रहें, वो आपको मॉर्निंग में ही मिल जाए, जिससे आप मॉर्निंग में ही जब आप उठें सुबह तो आप उसको तुरंत तुरंत याद कर लें। और आपका चूँकि ऑब्वियसली जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस समय पढ़ना काफ़ी बेहतर माना जाता है और उस समय आपके रिकॉल की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है बजाय कि शाम तक में। तो इसलिए हम ये सेशन मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको जो करंट से अपडेट रहें रिलेटेड वो आपको सुबह ही मिल जाए और आपको ज़्यादा न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स को खंगालना ना पड़े। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।